हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी लोग बहुत ही छोटे छोटे लेकिन प्यारे टॉपिक को देखने वाले हैं। दोस्तों, आज की जो क्लास में हम लोग टॉपिक देखेंगे ना, उस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में 1 नंबर का क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, प्लस आपको ना एकदम ऐसी चीज़ें पूछेगा जो आप देख करके आंसर बता दो। ठीक है, जैसे आपका अल्पतमांक कितना होगा, अल्पतमांक पे कुछ न्यूमेरिकल आ जाए, सार्थक अंक किसे कहते हैं, संख्या दे देगा, पूछेगा कितने इसमें सार्थक अंक है, कोटिमान, इन सभी पे आज की क्लास में हम सभी लोग ज़बरदस्त तरीके से चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग कापी और कलम निकाल लीजिए, साथ साथ मेरे साथ वीडियो को देखिए बढ़िया तरीके से। उसके बाद आपको ना एकदम सुंदर सा नोट्स बनाते रहना है। ठीक है, और ऐसा नोट्स आपको ना कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आप जो वीडियो में आपको बताया जा रहा है वही एकदम केवल अपने कॉपी में उतार लीजिए, बस वही आपके लिए सबसे बेस्ट नोट्स होने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहले हम लोग क्या शुरू करेंगे, अल्पतमांक क्या होता है। तो अल्पतमांक की जो इंग्लिश होता है लीस्ट काउंट। लीस्ट मतलब होता है सबसे कम। लिस्ट मतलब क्या होता है, सबसे कम, और काउंट मतलब होता है गिनना। काउंट मतलब क्या होता है, गिनना। अब देखो, मैंने परिभाषा आपके सामने लिखा हुआ है ताकि आप मुझे ना लिखने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े और कम टाइम की वीडियो में मैं ज़्यादा कंटेंट आपको दे पाऊँ। तो क्या है, कोई भी मापक यंत्र हो, देखो भाई मैंने लिखा मापक यंत्र। अब मापक यंत्र क्या होता है, मापक यंत्र वही यंत्र होता है जो माप ले सके। ठीक ना, जैसे आपका थर्मामीटर हो गया, मीटर स्केल हो गया, ठीक है, और अमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया। कभी कक्षा 10 में नाम सुने होंगे, अमीटर जो विद्युत धारा का मापन करता है, वोल्ट मीटर जो विभवांतर का मापन करता है, मीटर स्केल जो आप लोग मीटर स्केल यूज़ करते हो, वर्नियर कैलिपर्स नाम सुनोगे आप इसी मतलब क्लास 11th में। आप स्क्रू गेज नाम सुनोगे, जब प्रैक्टिकल हॉल में जाओगे ना तो आपको ये सभी नाम सुनने को मिलेगा। इन सभी का अल्पतमांक कैसे निकाला जाता है, देखो मैंने लिखा हुआ है। अभी आज की क्लास में हम लोग दोस्तों अल्पतमांक कितना होता है इन सभी पे एकदम धुआंधार तरीके से चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आप जब प्रैक्टिकल हॉल में जाओगे ना तो आपके जो सर होंगे, आपके जो टीचर होंगे, वह आपको बताएंगे कि वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक ऐसे और इस तरीके से इतना आता है, स्क्रू गेज का अल्पतमांक इस तरीके से इतना आता है, मीटर स्केल का अल्पतमांक इतना होता है। तो ये सभी चर्चा करेंगे। बाकी हम लोग इस क्लास में डायरेक्ट में बताऊंगा, देखो इसका इतना याद कर लो, ठीक है ना, कि मीटर स्केल का अल्पतमांक याद कर लो, वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक याद कर लो, स्क्रू गेज का अल्पतमांक याद कर लो। तो दोस्तों, ये जो मैं नाम बार बार बोल रहा हूँ ना, अल्पतमांक अल्पतमांक, तो ये अल्पतमांक है क्या, तो कोई भी मापक यंत्र, मैंने बताया था मापक यंत्र क्या हो गया, उस मापक यंत्र द्वारा मापी जाने वाली छोटी से छोटी, मतलब जो आपका मापक यंत्र है वह मापक यंत्र जो छोटी से छोटी लीस्ट काउंट, जो सबसे छोटी माप दे दे, वही क्या कहलाता है, अल्पतमांक कहलाता है। वही क्या कहलाता है, अल्पतमांक कहलाता है। जैसे दोस्तों मान चलो कि ये अपना कोई मीटर स्केल है, ठीक है, अभी तो ये मार्कर दिख रहा है, मैं मान रहा हूँ ये मीटर स्केल है। अगर दोस्तों ये मीटर स्केल है तो यहाँ पे जो सबसे छोटा खाना बना रहेगा, वो सबसे छोटा खाना जिस चीज़ को दिखाएगा वही उसका क्या कहलाएगा, अल्पतमांक कहलाएगा। सबसे छोटा खाना जो माप देगा वही उसका क्या कहलाएगा, अल्पतमांक कहलाएगा। दिमाग में बस गया ना, लीस्ट काउंट, लीस्ट मतलब न्यूनतम, सबसे कम से कम, कोई भी मापक यंत्र हो जो कम से कम माप दे दे वही क्या है, अल्पतमांक है। मज़ा आ गया होगा। अब देखो जरा, देखो हम लोग आगे क्या सीखने वाले हैं। देखो दोस्तों भाई, ये नोट पॉइंट चीज़ लिखा हुआ ना, और नोट पॉइंट गजब की चीज़ लिखा हुआ है। अभी ये नोट पॉइंट क्या लिखा मैंने, इसको जरा देखो, समझो समझो, क्या समझो, मजा आएगा। लिखा हमने कि किसी भी मापक यंत्र से मापी गई माप में, मापक यंत्र मैंने कई सारे मैंने नाम दिए आपको। अब वो कोई मापक यंत्र है, वो मापक यंत्र जो माप मापता है तो उस माप में त्रुटि हो सकती है। ठीक है, कोई भी यंत्र है जो यंत्र माप मापेगा ना, उससे, उस यंत्र के द्वारा वो आप नापो, उससे आपसे त्रुटि होती है, यंत्र से भी कुछ ना कुछ त्रुटि हो जाती है। ठीक है, हम लोग भाई, हमसे कुछ त्रुटि तो हो ही सकती है मापने में, लेकिन यंत्र के अंदर भी कुछ त्रुटि हो जाती है। तो वही जो कह रहा कि जो यंत्र में जो त्रुटि होगी उसके अल्पतमांक के बराबर त्रुटि होने की संभावना बनी रहती है हमेशा। दोस्तों कोई भी मापक यंत्र हो,
उस मापक यंत्र के द्वारा उसके अल्पतमांक के बराबर ना त्रुटि होने की संभावना हमेशा हमेशा बनी रहती है। ठीक है, इतनी चीज मजा आ गया। पहली चीज मैंने क्या सिखाया आपको, अल्पतमांक। कोई भी मापक यंत्र है उसके द्वारा जो छोटी से छोटी माप ले लो वही अल्पतमांक है। फिर मैंने बताया कोई भी मापक यंत्र से जो माप ली जाती है उस माप में उसके अल्पतमांक के बराबर हमेशा एरर होने की प्रोबेबिलिटी बनी रहती है। ठीक है, अब दोस्तों ये काम वाली चीज़ें कि मीटर स्केल का अल्पतमांक भाई आप लोग डायरेक्टली याद करोगे 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.1 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर। और स्क्रू गेज का दोस्तों, स्क्रू गेज का जो अल्पतमांक होता है 0.001 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि आप मीटर स्केल से सबसे छोटा से छोटा जो माप ले सकते हो 0.1 सेंटीमीटर का ले सकते हो। यानी आप इसमें 10 का गुणा कर दोगे 1 मिलीमीटर बन जाएगा। मतलब आप इसी चीज़ को आप 1 मिलीमीटर कह सकते हो, सिंपल सी बात है। 0.1 सेंटीमीटर को आप 1 मिलीमीटर कह सकते हो। मीटर स्केल पर जो छोटा खाना होता है 1 मिलीमीटर का होता है, तो आप मीटर स्केल से सबसे छोटा खाना यानी सबसे छोटी माप जो ले सकते हैं वह 1 मिलीमीटर की ले सकते हैं, 1 मिलीमीटर की ले सकते हैं। ठीक ना, वही वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर और स्क्रू गेज का अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर होता है। तो आपको इसको वीडियो को रोक करके इसको बढ़िया तरीके से नोट करना है। तो ये दोस्तों रहा आपका अल्पतमांक के बारे में। अल्पतमांक के बारे में बस आपको इतना ही जानना है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं भाई, नोट पॉइंट में एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एक चीज़ और देखो, नोट पॉइंट में कोई भी माप दिया है, ठीक है, कोई भी माप दिया है उस माप का हम लोग अल्पतमांक कैसे निकालेंगे। कोई भी माप दिया है उस माप का हम लोग अल्पतमांक कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो किसी माप का अल्पतमांक ज्ञात करने के लिए किसी माप का जो माप निकाला गया है ना, किसी माप का अल्पतमांक ज्ञात करने के लिए अल्पतमांक ज्ञात करने के लिए दोस्तों जो मैं लिख रहा हूँ ना, बड़ी ज़बरदस्त लाइन लिख रहा हूँ मैं। ठीक ना, बड़ी ज़बरदस्त काम वाली लाइन लिख रहा हूँ और इससे हम लोग कई सारे सवाल को टपकाएंगे। ठीक ना, तो किसी माप का अल्पतमांक ज्ञात करने के लिए अंतिम स्थान पर एक जो अंतिम डिजिट रहेगा दोस्तों, ठीक ना, अंतिम अंक पर, ठीक ना, अंतिम स्थान पर लिखो चाहे अंतिम अंक पर एक तथा शेष सभी स्थानों पर लिखो चाहे शेष सभी स्थानों पर लिख दे रहा हूँ। शेष सभी अंतिम अंक ना लिख करके तो अंतिम स्थान पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अंतिम स्थान पर एक तथा शेष सभी स्थानों पर 0 लगा देते हैं। शेष सभी स्थानों पर 0 मतलब बोले तो शून्य लगा देते हैं दोस्तों। अब देखो कैसे हम लोग जरा एक एग्जाम्पल हो जाए, एक एग्जाम्पल हो जाता तो मज़ा आ जाता। चलो भाई देखो कैसे, जैसे आपको दोस्तों कहा जाए कि 2.56 का अल्पतमांक। अब देखो इसका दोस्तों हम लोग कैसे अल्पतमांक निकालते हैं। अब देखो अल्पतमांक निकालने के लिए हमको ज़्यादा माथापच्ची थोड़ी करना है, बस सिंपल हमें ये जो मैंने लाइन लिखा हुआ है ना, इसी लाइन का हमें यूज करना है, इसी लाइन का यूज करना है। देखो कैसे यूज करता हूँ मैं, तो आपको मैंने क्या बताया, जो अंतिम स्थान है वहाँ पे एक अंतिम स्थान कौन है 6 पर 1 लिखो, बाकी स्थानों पर 0। देखो 0.0, तो ये 2.56 का अल्पतमांक निकल गया है ना। एक और एग्जाम्पल देखो, जैसे 0.00576 का अल्पतमांक, इतना बड़ा हो उसका अल्पतमांक निकालना हो तो देखो कितना आसान काम है, एकदम छोटे बच्चों वाला काम है। ठीक है, बड़े हम लोग हो गए ना, फिर भी काम कौन सा कर रहे हैं, छोटे बच्चे वाला। देखो कैसे, अंतिम स्थान पे 1 लिखो, बाकी स्थान पे 0। देखो 1 0 2 0 3 0 4 0, 1 2 3 4 मैया जी की जय जयकार, हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, कोई भी माप दिया है उस माप का हम लोग अल्पतमांक निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इससे ज़्यादा आपको अल्पतमांक में और कुछ सीखने की ज़रूरत ही नहीं है।
मैंने अल्पतमांक के बारे में पर्याप्त चीज़ें बता दिया। आपको ये दोस्तों याद होना चाहिए, मीटर स्केल का अल्पतमांक, वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक, स्क्रू गेज का अल्पतमांक, कैसे अल्पतमांक किसी माप का निकालते हैं, कोई भी मापक यंत्र है उस मापक यंत्र से कितना तक त्रुटि हो सकती है, उसके अल्पतमांक के बराबर त्रुटि हो सकती है। इतना दोस्तों आपके लिए बहुत पर्याप्त है। आप वीडियो को रोक करके ना ज़बरदस्त तरीके से नोट कर लो, ठीक है। चलो भाई, हाँ तो दोस्तों अभी हम लोगों ने सीखा अल्पतमांक के बारे में। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कि सार्थक अंक क्या होते हैं, ठीक है। अब देख लो, आपको मैंने पूरा बोर्ड ही भर डाला हुआ है। आप देख के डर गए रे सर आपने इतना ज़्यादा लिख दिया हुआ है, मुझे नोट बनाना पड़ेगा। हाँ भाई, नोट आपको करना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। आपको वीडियो को रोक करके मैं सारे जाऊँगा, बढ़िया तरीके से नोट करना ही है। लेकिन नोट करने से पहले आपको समझ में तो आना चाहिए कि हम लिख क्या रहे हैं, हमें करना क्या है, और क्या हमें इसको याद करना पड़ेगा। नहीं भाई, आपको एकदम याद नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको ना अभी एग्जाम्पल दे करके आपको एकदम बढ़िया तरीके से याद करा दूंगा। आपको लगेगा कि अरे वाह, ये तो मुझे पहले से एकदम याद हो गया। ये जो मुझे नियम लिखा है ना, ये नियम केवल मेरी कॉपी में होना चाहिए, और कॉपी में रहेगा। एग्जाम्पल देखोगे, आप बता दोगे कि इसमें कितने सार्थक अंक है। बस हमको वही तो बताना है। हमको ये नियमों को लिख करके, नियमों को रट्टा मार करके अचार थोड़ी डालना है। हमको तो ये है कि हमें ऑप्शन दिखे, कोई क्वेश्चन आए, हम उस क्वेश्चन में बता सकें इसमें कितने सार्थक अंक हैं। इसीलिए हमने लिखा हुआ है, और आपको वही आपको कराना है। चलो भाई शुरू करते हैं। तो पहले दोस्तों सार्थक अंक क्या होते हैं, हालांकि कोई पूछता नहीं है, लेकिन हम लोग जाने सार्थक अंक क्या होता है। जब भी हमसे पूछा जाता है कि सार्थक अंक ज्ञात करने की मतलब किसमें कितने सार्थक अंक है, ये हमसे पूछता है। तो सार्थक अंक क्या होते हैं वो भी जान लो भाई। तो सार्थक अंक वे अंक होते हैं, डिजिट होता है, अंक होता है। सार्थक अंक वे अंक होते हैं जो किसी भी माप में त्रुटि निर्धारित करते हैं, कि मतलब त्रुटि कितना हो सकता है, त्रुटि कितना हो रहा है, त्रुटि कितना है, जो निर्धारित करते हैं वो सार्थक अंक कहलाते हैं। या जो किसी माप में परिशुद्धता को बताते हैं, देखो मैंने लिखा हुआ ना, वे अंक जो किसी माप में त्रुटि निर्धारित करते हैं या परिशुद्धता बताते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। तो सार्थक अंक वे अंक होते हैं जो किसी माप में त्रुटि निर्धारित करते हैं या परिशुद्धता बताते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं। अब दोस्तों सार्थक अंक ज्ञात करने के कितने नियम होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, मैंने आपके सामने ये लिखा हुआ है। तो पहला नियम है कि सभी अशून्य अंक, अशून्य मतलब जो शून्य नहीं है, अशून्य मतलब जो शून्य नहीं है, सभी अशून्य अंक क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं, ठीक है। सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। जैसे देखो भाई, जैसे मैं पहला एग्जाम्पल, इसका पहला एग्जाम्पल मैं यहाँ पर करा रहा हूँ क्योंकि जगहियाँ देख रहे हो बड़ा कम है। तो 5 4 3 2 ये मैंने कोई एग्जाम्पल ले लिया। अब देखो इसमें कितने सार्थक अंक हैं, 1 2 3 4। भैया मेरे 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी सब क्या है, अशून्य अंक हैं। तो सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। तो में 4 सार्थक अंक हैं, में 4 सार्थक अंक हैं। अब ये मत समझ लेना कि ये वाला 4 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे नहीं ना। तो 1 2 3 4 ये 4 सार्थक अंक हैं, ठीक। तो आपको ये नियम लिखना है, उसके बाद एक तो एग्जाम्पल बढ़िया तरीके से छाप देना है। अब दूसरा क्या है, 2 अशून्य अंकों के बीच आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। अब देखो 2 अशून्य अंकों के बीच, मतलब जो शून्य ना हो वही अशून्य है। 2 अशून्य अंकों के बीच आने वाले जो शून्य हैं वे सार्थक अंक होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। जैसे जैसे देखना भाई, 5 0 6 मैंने लिख दिया है ना। तो ये 5 अशून्य अंक है, 6 भी अशून्य अंक है। दोनों अशून्य अंकों के बीच में जो 0 आया है वह अशून्य अंकों के बीच में आया है। तो ये 0 क्या होगा, सार्थक अंक होगा। तो यहाँ पे टोटल कितने सार्थक अंक हो गए, 1 2 3 4 में 4 सार्थक अंक हैं, ठीक है। में कितने सार्थक अंक है, 4 सार्थक अंक है। अगला देखो क्या लिखा है, अशून्य अंक के बाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते। भाई रूल कह रहा है कि जो अशून्य अंक है ना, अशून्य अंक के बाईं ओर, किधर वाले, बाईं ओर वाले
शून्य जो होते हैं सार्थक अंक नहीं होते। देखो जैसे 0.005004003। अब देखो ये तो जीरो सार्थक अंक है क्योंकि अशून्य अंक के बीच में आया है, ये जीरो सार्थक अंक है क्योंकि अशून्य अंक के बीच में आया है। जबकि दोस्तों ये जो जीरो है, ये जीरो इस अशून्य अंक के बाईं ओर आया है। किधर आया है? बाईं ओर आया है। अरे तो भैया बाईं ओर आने के कारण ये सार्थक अंक नहीं है। जो सार्थक अंक ये जीरो नहीं है तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 में कितने सार्थक अंक है? 6 सार्थक अंक हैं। कितने सार्थक अंक है? 6 सार्थक अंक है। तो इस नियम को लिखना, उसके नियम के नीचे ये एग्जाम्पल ठोक देना दोस्तों, मज़ा आ जाएगा। अगला देखो, अशून्य अंक के दाईं ओर के जो शून्य होते हैं ना वो सार्थक अंक होते हैं। लो भाई, जो दाईं ओर आने वाला जो शून्य है वो सार्थक अंक होगा। देखो एग्जाम्पल देखो मैं दे रहा हूँ, जैसे 0.00400500600, ये मैंने एग्जाम्पल ले लिया। आप कहोगे सर अभी आप ये जीरो बताए हैं, ये जीरो तो सार्थक अंक नहीं होता, एकदम नहीं होता, लेकिन बीच में आने वाले जीरो सार्थक अंक होते हैं। और ये 6 है, 6 के बाद जो जीरो आया है ना वो तो दाईं ओर है। किधर है? दाईं ओर है। और दाईं ओर वाले जो शून्य होते हैं वो सार्थक अंक होते हैं। तो कितना हो गया इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 में 8 सार्थक अंक हैं। कितने अंक हैं? 8 सार्थक अंक हैं। ठीक है। दशमलव का स्थान परिवर्तित करने से सार्थक अंकों की संख्या पर कौनो प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखो दशमलव यहाँ है ना, दशमलव को आप यहाँ से उठा के लेकर यहाँ पे अगर चले गए तो क्या हो जाएगा? बस देखो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो 4, ये देखो 4 00, यहाँ पर दशमलव आया, फिर इतना लिखोगे गुणे 10 की घाते -6। भाई 1 2 3 4 5 6 ले गए, 10 की घाते -6 लिखोगे। जब -6 लिखोगे तो आपका ये जीरो तो वैसे ही सार्थक अंक में नहीं था। ठीक है, ये जीरो वैसे ही नहीं था, तो ये 4 के बाद इतने जो अंक हैं ये सभी तो सार्थक अंक होंगे। तो दशमलव का स्थान परिवर्तित कर देने से सार्थक अंकों की संख्या पर कोनो प्रभाव नहीं पड़ता है। ये जो 10 की घाते गुणा वाला होता है ना, 10 की घाते 5, 10 की घाते 4, 10 की घाते 2, 10 की घाते 7, इनको सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता है। ठीक है, इसको सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता है। अगला दोस्तों मैंने क्या लिखा है? एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलने से सार्थक अंकों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब इसे मान के चलो कि मैं एग्जाम्पल ले लूँ, 0.005 सेंटीमीटर है। अब सेंटीमीटर को मुझे बना देना मीटर। ठीक है, सेंटीमीटर को मुझे बना देना मीटर। अच्छा, इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 1। कितने सार्थक अंक है? 1। मैं मीटर बना दे रहा हूँ, 0.005 सेंटीमीटर को मीटर बनाओगे 10 घाते -2 से गुणा कर दोगे, अब ये मीटर आ गया। अभी दोस्तों मैंने ताज़ा बताया कि आपको 10 की घाते जो गुणा वाला होता है ना उसका सार्थक अंकों की संख्या पर कौनो प्रभाव नहीं पड़ता है। अब कितने सार्थक अंक है? तो अरे सर अब भी तो सार्थक अंक एक ही दिखाई दे रहा है। मैंने मात्रक को बदला फिर भी सार्थक अंकों की संख्या पर कौनो प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये आपके सार्थक अंक और सार्थक अंक ज्ञात करने के मैंने आपको 6 रूल बताए हैं। सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। 2 अशून्य अंकों के बीच आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। अशून्य अंक के बाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते, अशून्य अंक के दाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। एक पद्धति की मात्रक को दूसरी पद्धति की मात्रक में बदलने से सार्थक अंकों की संख्या पर कौनो प्रभाव नहीं पड़ता, और दशमलव का स्थान परिवर्तित कर देने से भी सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये दोस्तों आपके रहे सार्थक अंक। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को मज़ा आ गया होगा। आपको करना क्या है, रूल लिखना है, उसके नीचे एक एग्जाम्पल को छाप देना है। ठीक है, मैं साइड हो गया हूँ, वीडियो को रोकना और बढ़िया तरीके से नोट्स में अपने इन सारे पॉइंट को बढ़िया तरीके से लिख देना। अब दोस्तों मुश्किल से 5 मिनट का एक टॉपिक, कोटि मान क्या होता है। ठीक है, नई बुक में देखोगे कोटि मान आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन पुरानी बुकों में आपको कोटि मान मिल जाता है। तो कभी कभी कोटि मान को हमें समझना जरूरी है कि एक नंबर में कोटि मान पूछ लेता है, कोटि मान इसका कितना कोटि मान है। ठीक है, 1 नंबर के लिए उसको देख लेते भाई मुश्किल से 5 मिनट के अंदर। ठीक है, चलो भाई मीठा उठा देना। अब तो आप नोट कर लियोगे, दबा के एकदम नोट कर लियोगे। ठीक है, और आप देख रहे हो भाई, देखो मैं हर एक चीज़ को बढ़िया तरीके से आपके सामने लिख रहा हूँ ताकि आपको ना
आपको ना नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। आप जब बढ़िया तरीके से नोट्स बनाए रहोगे ना, तब आप जो है अपनी पढ़ाई को ना बहुत ही शानदार तरीके से, अच्छे तरीके से और कर सकते हो, ठीक है। चलो अब हम लोग दोस्तों क्या देख लें, कोटि मान क्या होता है, ठीक है। कोटि मान को देखते हैं, तो भाई कोटि मान क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इसे बोलते हैं हम लोग, कोटि मान। कोटि मान ORDER, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इसका इंग्लिश होता है भाई कोटि मान का, ठीक ना। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं कि ये कोटि मान हमारा कैसे निकालते हैं हम लोग। कोटि मान क्या है, तो कोई भी संख्या दी हो, कोई भी संख्या दी हो, उस संख्या का कोटि मान निकालने के लिए सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, उस संख्या को m इंटू 10 की पावर n के रूप में लिखते हैं, ठीक है। m इंटू 10 की पावर n के रूप में लिखते हैं, रूप में लिखते हैं। सबसे पहली चीज़, कोई भी संख्या दी हो, अभी मैं एग्जाम्पल दूंगा ना तब आपको और भेजे में घुसेगा बढ़िया तरीके से। जब तक एग्जाम्पल नहीं दूंगा ना तब तक आपको भेजे में घुसने वाला नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो संख्या दी रहेगी उस संख्या को m इंटू 10 की पावर n के रूप में लिखना है। और जहाँ जो m का मान होगा, m बराबर m का मान ऐसे लिख रहा हूँ, जहाँ m का मान 1 से 9 तक होगा, 1 से 9 तक होगा, 9 तक हो सकता है या 9 तक होगा, ठीक भाई। 1 से लेकर के 9 तक उसका मान होगा, किसका मान, m का मान, ठीक। अच्छा अब आपने सबसे पहले क्या करना है, जो संख्या दी रहेगी उस संख्या को m इंटू 10 की पावर n के रूप में लिखेंगे। उसके बाद उसमें देखेंगे जो यम रहेगा, यम का मान 1 से 9 के बीच में होगा। अब खेल यहीं शुरू होता है, यदि पहला, यदि यम का जो मान है, यम का मान जो है छोटा हो, देखो है ना, यम का मान छोटा हो 3.16 से, m का मान छोटा हो 3.16 से, तब 10 की घाते n ही कोटि मान होगा, 10 की घाते n ही हमारा क्या होगा, कोटि मान होगा, कोटि मान होगा, ठीक। अच्छा एक केस हो गया। दूसरा केस दोस्तों ये है कि यदि हमारा यम का मान, यदि यम इज़ ग्रेटर देन या इक्वल टू, इसका मतलब है यम का मान बड़ा हो या बराबर हो, बड़ा हो या बराबर हो किससे, अरे वही 3.16 से, तब देखो कमाल की दोस्तों बात, 10 की घाते n प्लस 1 कोटि मान होगा। मतलब जो घात दिया रहेगा उस घात में हमें क्या कर देना है, 1 जोड़ देना है, कब, जब यम का मान 3.16 से क्या हो, बड़ा हो या बराबर हो। जैसे देखते हो, जब तक हम लोग जैसे नहीं देखेंगे ना तब तक मज़ा नहीं आएगा। एग्जाम्पल पहला, ठीक है, क्वेश्चन पहला समझो चाहे एग्जाम्पल पहला समझो, कुछ भी समझो, ठीक है। जैसे देखो भाई 5 4 3 2.82 मैंने ऐसे लिख दिया। तो अब ये संख्या है दोस्तों, इस संख्या को हमें क्या करना है, सबसे पहले m इंटू 10 की पावर n के रूप में लिखना है, ठीक है। m इंटू 10 की पावर n के रूप में लिखना है और m का मान 1 से 9 तक होना चाहिए। तो m का मान 1 से 9 तक तभी होगा जब दशमलव को उठा करके लाके यहाँ पे करोगे। देखो यहाँ से उठाओ लेकर आओ धीरे धीरे यहाँ तक, तो यहाँ पे लेकर आता हूँ 5.4328 गुणे दशमलव कितने स्थान लेकर गए, 1 2 3, 3 अंक इधर लेकर आए प्लस में, उधर लेकर जाते माइनस में, इधर लेकर आए हो प्लस में, उधर लेकर जाओगे माइनस में, गुणे 10 की घाते 3। अब दोस्तों देखो ये जो 5.4 है, यानी ये वाला मान, केवल इसको देखो ध्यान से, ये वाला मान 3.16 से छोटा है कि बड़ा है। आप कहोगे सर ये तो बड़ा है, जब बड़ा है तो आप क्या लिखोगे, सिंस 5.4328 इज़ ग्रेटर देन 3.16, तब कोटि मान बराबर, तब कोटि मान क्या होगा आपका, अगर बड़ा हो तो 10 की घाते n प्लस 1, तो n का मान कितना है 3, 3 में 1 जोड़ दो, 10 की घाते 4 क्या होगा, कोटि मान हो जाएगा, है ना, कोटि मान हो जाएगा। अगर आपको देखो ऐसे दे दिया जाए 2 5 2 6
यहाँ पे मैंने कहा 0,0,0,0.0। लो इतने का कोटि मान बताओ, इतने का कोटि मान बताओ। तब क्या करोगे आप, दशमलव को एक अंक के बाद ही ले जाना है। जब एक अंक के बाद ले जाओगे तभी तो आपका m × 10⁻n बनेगा। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरा। समझो ये क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन है। जब इसको ले जाओगे तब देखो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 अंक हमको उधर ले जाना है, आगे आगे ले जाना है। तो माइनस में पीछे लेकर आना होता तो प्लस में। देख लो यहाँ पे, तो क्या करोगे, इसको जब लिखोगे तो 2.526। अब अगमा 0 लिखने का कोनो मतलब है नहीं है, ठीक है। गुणे 10 की घाते -6। अब आप क्या देख रहे हो, ये मान है सिंस है, सिंस 2.526 छोटा है। अरे किससे, 3.16 से छोटा है कि नहीं, एकदम छोटा है। तब 10 की घाते -6 ही कोटि मान होगा। 10 की घाते -6 ही क्या होगा, कोटि मान होगा, ठीक है। वही अगर दोस्तों ये क्या होता, बड़ा होता तो -6 में एक मैं जोड़ देता तो 10 घाते -5 आ जाता, ठीक है। मज़ा आ रहा है कि नहीं, एकदम आसान लग रहा है। अच्छा 2 की घाते 10 अगर कोई पूछ ले आपसे, तीसरा क्वेश्चन है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि 2 की घाते 10 का बताओ भाई, 2 की घाते 10 का कोटि मान क्या होगा। अब 2 की घाते 10 का मतलब कि 2 का 10 बार गुणा, 2 का 10 बार गुणा। जब 2 का 10 बार गुणा करोगे, 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16 32, दूना 64, दूना 128, 128 दूना 256, 256 दूना होता है 1024, ठीक है। कितना आ गया, 1024। 1024 कब आया, 2 का मैंने 10 बार गुणा किया, ठीक है, 1024 आ गया। अब इस 1024 को पहले क्या करोगे, हम सबसे पहले m × 10⁻n के रूप में लिखेंगे, m × 10⁻n के रूप में लिखेंगे। m × 10⁻n के रूप में लिखने का मतलब क्या हुआ कि एक अंक के बाद ही दशमलव होना चाहिए। अब यहाँ पे दशमलव का कोई अता पता है नहीं है, का इसमें दशमलव नहीं है, अरे है, दशमलव है, कहाँ पे है, 4 के बदमा है, 4 के बदमा है। उठा के लेकर आओ, आ जाओ भाई दशमलव तुम इधर से 1 2 3 अंक, तो देखो 1.024 गुणे 10 की घाते प्लस में, आगे इधर आएगा प्लस में, उधर जाएगा माइनस में, इधर आएगा प्लस में, उधर जाएगा माइनस में। जैसे आप समझो, उधर समझो बोले तो राइट में जाएगा प्लस में, लेफ्ट में आएगा माइनस में। जैसे आप समझ सको वैसे आप समझो, बस आपको आना चाहिए तो आना चाहिए, ठीक है। चलो अब दोस्तों यहाँ पे देख रहे हो जो ये मान है, ये मान क्या है, 3.16 से छोटा है। जब 3.16 से छोटा है तो 10 की घाते 3 ही, 10 की घाते 3 ही क्या है, कोटि मान है। 10 की घाते 3 ही क्या है, आपका कोटि मान है। तो आज की क्लास में हमने दोस्तों क्या क्या देख लिया। सबसे पहले मैंने आपको अल्पतमांक के बारे में बताया, फिर मैंने आपको सार्थक अंक के बारे में बताया, फिर मैंने आपको कोटि मान के बारे में बताया। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये क्लास में जितना भी चीज़ें आपको सिखाई गई है बढ़िया तरीके से आप समझ गए होंगे और सुंदर तरीके से अपने नोट्स कॉपी में सब चीज़ों को एग्जाम्पल सहित बढ़िया तरीके से अपने शब्दों में लिख करके, हालांकि मैं शब्द खुद लिख देता हूँ, अगर कहीं पे आपको लग रहा है कुछ और चीज़ जोड़ देना है ना, तो मेरी बातों को सुन करके ना उसको भी कुछ चीज़ें आप जोड़ दिया करो, ताकि आपको ना केवल नोट्स ही पढ़ना पड़े, ठीक है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। मैं A to Z हर चीज़ आपके सामने यहाँ पे खुद ब खुद लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम लोग दोस्तों इस चैप्टर के टोटल 22-23 सवाल हैं, उन 22-23 सवालों को एक ही वीडियो में कोशिश करेंगे कि ख़त्म करने को, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे कुमार मित्तल के जो आपके इस चैप्टर के न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, उस चैप्टर के न्यूमेरिकल को धुआं करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग एकदम बढ़िया तरीके से जब इन सभी चीज़ों को समझे रहोगे ना, तो आपको न्यूमेरिकल ना इतना मज़ा आने वाला है, इतना मज़ा आने वाला है, तो आप खुद कहोगे हाँ सर बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो लो फिर आप लोग ऐसे ही हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई लिखाई को शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहना। आपसे फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।